भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बहुत ज्यादा राजनीति करें। टीवी पे भी कुछ इसी तरह से आ रहा है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। पूरे बांग्लादेश को स्थापित करने में भारत का ही हाथ है। बांग्लादेश वाले भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। उन्होंने बोल दिया कि आपके चिकन नेक को हम काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को हटा देंगे। हमने देखा है कि बांग्लादेश जो हमारे से रिश्ते कट करने की बात कर रहा है, इंटरनेट नहीं चाहिए हमको, हम आपसे ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, लास्ट में आके भीख तो हमारे से ही मांगता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज कई सारी ऐसी बड़ी-बड़ी खबरें, अपडेट्स हम देख रहे हैं। एक तरफ वक्फ बिल को लेकर हम राज्यसभा में बहस होते देख रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी पे जो मार्केट है उसमें काफ़ी डाउनफॉल भी नज़र आ रहा है। भारतीय मार्केट में भी थोड़ी-सी गिरावट नज़र आई क्योंकि भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। हालाँकि उस टैरिफ को लेकर भारत में जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा राजनीति करें। टीवी पे भी कुछ इसी तरह से आ रहा है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। लेकिन बांग्लादेश की अगर हम बात करें, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है और जिसको भारत कॉटन देता है, रॉ कॉटन देता है, जिसके वो कपड़े बनाकर हम सब जानते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश। और ये पूरी इंडस्ट्री, जो पूरी गारमेंट इंडस्ट्री है, बांग्लादेश में स्थापित करने में भारत का पूरा हाथ है, बल्कि पूरे बांग्लादेश को स्थापित करने में भारत का ही हाथ है। अब जो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है, गारमेंट एक्सपोर्ट, वो काफ़ी बड़ा है। और अब वो जो एक्सपोर्ट है, पहले वो भारत के थ्रू करता था, अब वो वाया मालदीव्स कर रहा है। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट जो बांग्लादेश से आता था, उसको काटने की बात कर रहे हैं और हम उनको मतलब जोड़ रहे हैं, हम उनको कॉटन भी दे रहे हैं, हम उनको चावल भी दे रहे हैं, हम उनको चीनी भी दे रहे हैं, हम उनको बिजली भी दे रहे हैं, हम उनको सब कुछ दे रहे हैं। आज़ादी तो दी थी खैर। तो इसी पूरे मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी मौजूद हैं और यही सारे सवाल करेंगे। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सर काफ़ी अकड़ता जा रहा है और वो लगातार भारत को पोक करने की कोशिश कर रहा है। भारत को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? क्या भारत को पॉलिसी में बदलाव करने की ज़रूरत है? बात करेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। अंबर जी उमेश आपको जी, अंबर बिल्कुल। जी आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस अ, चाइना गए थे। उन्होंने बता दिया कि भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, उसकी हुँ, कनेक्टिविटी सिर्फ बांग्लादेश से हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि ग्रैंड प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन ओशन, मतलब एक तरह से चाइना को बोला है, आप इधर आओ, इधर आप आराम से नॉर्थ ईस्ट को माल बेच सकते हो। मतलब वो हुँ, सारी बातें कर रहा था बिना टांग पूंछ की। हु इज हुँ, ही टू टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया? फर्स्ट, और एक चीज है, आपने देखा है कि किस तरह से बांग्लादेश वाले भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। वो जिस हिसाब से हमारे जो चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की बात कर रहे हैं, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने बोल दिया कि आपके चिकन नेक को हम काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को हटा देंगे। तो ये मेरा मानना है कि बांग्लादेश का जो आपने बताया क्रिएशन वाज ड्यू टू इंडिया, और उसके अंदर भी बांग्लादेश की इकोनॉमी है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट, जिसके कारण उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। इट इज लार्जेस्ट कंपोनेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का भी। अभी आपको मालूम है कि ग्लोबल सप्लायर्स थे जो पहले जिन्होंने पहले 90 डेज का टाइम देते थे कोई भी कंसाइनमेंट बनाने का, वो सब उन्होंने 45 डेज कर दिया। और अब बांग्लादेश को हमने देखा है कि बांग्लादेश जो हमारे से रिश्ते कट करने की बात कर रहा है, इंटरनेट नहीं चाहिए हमको, हम आपसे ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, लास्ट में आके भीख तो हमारे से ही मांगता है। ठीक है, हमारा उनके कुछ हमारे से अभी इस साल का डेटा आया है, जो रॉक कॉटन है हमसे, वो पिछले साल $2.04 बिलियन का लिया था। इस साल वो बढ़ के $2.36 बिलियन हो गया है। अंबर जी, आप समझ जाइए कि वेस्टर्न जो एक्सपोर्ट्स है, उसके अंदर अगर आपको टाइमली रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, तो वो आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे। अगर हमने कॉटन बांग्लादेश को दिया ही नहीं, तो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ओपनली बता रहा हूँ। और आपको मालूम है पहले ये लोग पैसे भी नहीं दे रहे थे, अदानी का बोल रहे थे कि हमको चाहिए नहीं तुम्हारा पावर, और शेख हसीना ने जो एग्रीमेंट किया,
वो बांग्लादेश के इंटरेस्ट के खिलाफ है, हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे। चुपचाप अभी पैसा दे के वो पूरी बिजली ले रहे हैं, ठीक है? जब उनको ज़रूरत होता है, जब चुपचाप लेते हैं और फिर स्टेटमेंट करते हैं। ये जो चीफ एडवाइज़र बन के आया है, यूनुस जो भी इसका नाम है, ये अपने आप को बहुत बड़ा नोबेल लॉरिएट समझता है। ये अपने आप को समझता है कि इसको इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ मालूम है और इसके सपोर्टर्स ऐसे बोलते हैं कि इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट और हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनको चाय वाला बोलते हैं और हम आपने भी देखा है कि कितनी अभद्र टिप्पणी करते हैं। वहाँ पे जो हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, उसकी तो बात ही नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि इन लोगों को हम रॉ कॉटन देना बंद कर देते हैं। रॉ कॉटन नहीं देंगे, माल ही नहीं बनेगा, इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, पूरे देश में सिविल राइट्स हो जाएगा और बांग्लादेश को उनकी नानी याद आ जाएगी। और आपको मालूम है कि जो कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जो हॉस्पिटल्स है, उन्होंने बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, उन लोगों को ट्रीट करना बंद कर दिया है। दे हैव टोल्ड वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट देम मोर, ओके, यहाँ तक बोल दिया उन्होंने। और एक और एक चीज बता देता हूँ, त्रिपुरा के अंदर जो बांग्लादेश वालों को अभी होटल में भी उनको कमरे नहीं दिया जाते और भारत के बहुत सारे दिल्ली के जो व्यापारी हैं, जो थोक व्यापारी है, वो बोलते हैं हमको बांग्लादेश से हमको कोई लेना देना ही नहीं है, हम उनसे काम करने के तैयार ही नहीं है। यही बात मध्य प्रदेश में भी आई है। देखिए, आपको ये भी मालूम होगा कि मूडीज ने 6 से 7 बांग्लादेशी बैंक को डिग्रेड कर दिया, मतलब उनकी रेटिंग घटा दी है और एक तरह से उनका जो लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया जाता है, उसको इंटरनेशनल एजेंसी उनको मानती भी नहीं है। भार हमें इनको टोटली इनका एलसी जो है, इसको भी डी-रिकॉग्नाइज़ कर देना चाहिए। अगर हम हुँ। इनको क्रेडिट भी ना दें और इनको माल ना दें, इनकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। लाखों लोग जॉब से निकल जाएँगे, उनकी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि जो चाइना से जो कॉटन आएगा, वो इनको पोसाएगा नहीं। आज इंडिया से जो कॉटन जाता है 3 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन। अगर ये कॉटन अगर आप समझ लीजिए चीन से या बाकी कहीं भी जगह से मंगाएँगे, इनको 45 डेज़ लगेगा सिर्फ ट्रांसपोर्ट में और 15 दिन लगेगा फ्रॉम द पोर्ट टू टू द फैक्ट्री। तो 2 महीने का हम 2 से 3 दिन में करते हैं। और आपको मालूम है जैसे वेस्टर्न एजेंसीज़ ने, वेस्टर्न जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने अभी बांग्लादेश को एक तरह से आपको अभी उन्होंने जो पहले जो ऑर्डर टाइम होता था 90 डेज, उसको अभी 45 डेज कर दिया है। तो एक तरह से क्रंच हो जाएगा, इन लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमको एक तरह से इनको करना चाहिए। मैं हमेशा कभी बोलता नहीं हूँ, पर जिस हिसाब से ये कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट दे रहे हैं और हमने इनको बनाया है, उसके बावजूद भी ग्रैटिट्यूड न रख के हमको गालियाँ देते हैं। तो कहीं न कहीं मज़ा तो चुकाने की ज़रूरत है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब चावलों को लेकर जब जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच सॉरी भारत और पाकिस्तान का तो है, लेकिन हम भारत और बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश में जिस स्थिति पैदा हुई थी और उसके बाद शेख हसीना भारत आईं और उसके बाद ये हो गया था क्योंकि लगातार तभी से बांग्लादेश भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि भारत कुछ ऐसा करे और वो एक बेचारा बन जाए और शायद भारत को उकसाने की ही मंशा हो सकती है डीप स्टेट की जिन्होंने यूनुस को बैठाया है बांग्लादेश में। अब सवाल ये है कि स्टार्टिंग से ही भारत को पोक करने की कोशिश कर रहा है, चावल भेजे थे तो तब मैंने भी कहा था कि चलो ठीक है भारत की जिस तरह की पॉलिसी डिप्लोमेसी रही है उसमें भारत अलग तरह से लोगों के साथ, देशों के साथ रिश्ते बनाता है। लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है और शेख यूनुस जो हैं, मोहम्मद यूनुस, वो लगातार भारत को पोक कर रहे हैं, चाइना जाके मिल जाते हैं और सेवन सिस्टर्स को वो करने की बात करते हैं। कई सारी चीज़ें इस तरह की हैं, आउट ऑफ द वे जाके वो अननेसेसरी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए। तो भारत को अब क्या पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है बांग्लादेश को लेकर, आपको क्या लगता है? देखिए, इतने दिन से हम चुप थे। अभी आपको मालूम होगा कि जो रिपोर्ट्स आई है 1 लाख अवामी लीग के जो वर्कर्स हैं, वो बांग्लादेश छोड़ के भाग गए। वहाँ हुँ, पे उनका सिस्टमिक परसिक्यूशन हो रहा है। वहाँ हुँ, की जो स्टूडेंट जिहादी पार्टी है, वो हुँ, एंटी इंडिया है। वो उसका नाम जमाते पार्टी कुछ है इसका। और आपको मालूम है ये जो यूनिस है, ये कोई काम का नहीं है। नाम का ग्लोबल नॉरिएट है पर
कुछ मुझे नहीं लगता इसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ मालूम है। जी। इकोनॉमिक्स के नाम पे ये सिर्फ़ चाइना जाके वहाँ पे भीख माँगने लग गया। हुँ, इससे तो अच्छा शहबाज शरीफ है, जो कबूल तो वो एकदम सबके सामने हॉनेस्ट होके बोल रहा है कि मैं भिखारी हो चुका हूँ। ये तो अपने आप को नोबल लॉरेट बोल के अपना फिर भीख माँगने जा रहा है चाइना से। तो ये हुँ, जो बेघर देश है, जो बांग्लादेश जो भी आप बोल रहे हैं इनको, इन लोगों को तो हमें कुछ भी देने के नहीं चाहिए, इनको मज़ाक चखाना ज़रूरी है, तब जाके इनको अक्ल आएगी। जब बहुत हुँ, हद तक हमने इनकी बकवास सुन ली है। मेरा ये मानना है इनको इकोनॉमिक इनका बायकॉट करो, वहाँ पे इनके जो बांग्लादेशी सिटीज़न है, एक बार भूखे मरेंगे तब जाके इस यूनुस को चप्पल मार के बाहर निकालेंगे, तभी ठीक रहेगा। बांग्लादेश में शेख हसीना का आना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ हिंदू से बात की थी, हिंदूस वहाँ से डरे हुए हैं। जो तालिबानाइज़ेशन ऑफ बांग्लादेश वो होता जा रहा है और ये बांग्लादेश जो है इट्स अ नियो तालिबान एक तरह से आप सोच लीजिए। वहाँ पे रेडिकलाइज़्ड जो सोसाइटी इज़ हाइली रेडिकलाइज़्ड हिंदू महिलाएँ डर उनको बाहर जाने में डर लग रहा है। क्योंकि कोई भी अभी सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में। हिंदू तो सुरक्षित ही नहीं है, वो बोलते हैं हम पे कभी भी हमला हो जाता है। ईद के दिन कुछ लोगों के घर घर जलाए गए। मीडिया बात नहीं बताता पर कंटिन्यूअसली उधर हो रहा है। जी, बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे देश में बांग्लादेश हो या फ़ॉरेन जो डेवलपमेंट्स हैं भारत और दूसरे देशों के साथ, जिसका का भारत पर असर पड़ता है, उन पे तो कोई ऐसी ख़ास चर्चा टीवी पे तो बिल्कुल नहीं होती मेन स्ट्रीम मीडिया में। और अब ट्रंप के टैरिफ पे ही अलग तरह से हो रहा है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, विपक्ष से लेकर मीडिया तक। रेसिप्रोकल टैरिफ पे खुलकर बात होनी चाहिए। अब सही से आम लोगों को नहीं पता कि टैरिफ क्या होता है, क्यों लगाया जा रहा है और रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। तो सिर्फ़ ऐसे ही बोलने से लोगों के बीच में गलत जानकारी होती है और मीडिया की और किसी भी एक ज़िम्मेदार इंसान की ज़िम्मेदारी होती है कि हम सही जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे किसी भी तरह का भ्रम लोगों में ना फैले। अब सवाल ये हो उठता है कि बांग्लादेश को लेकर क्या भारत को कुछ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो-जो हमारे कंसर्न्स हैं, पोरस बॉर्डर है, जो इल्लीगल घुसपैठिए हैं, उनकी बात है और लगातार ये सारे कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बांग्लादेश कहता है कि भारत हमें टर्म डिक्टेट करता है, हम भारत को भारत की पॉलिसी डिक्टेट करेंगे अब वो, ऐसा बोलने लगे मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। देखिए एक चीज़ बांग्लादेश सिटीज़न्स को मानना पड़ेगा कि आपका एक्जिस्टेंस भारत के कारण है। आपके जो भी फूड मटेरियल्स है, आपके जो कॉटन है, रॉ कॉटन, आपकी पावर है, आपका पानी है, वो भारत के थ्रू ही जाता है। तो भारत का इन्फ्लुएंस रहेगा, हुँ, ठीक है? वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। अगर आप चाइना को लेके आए, तो हमें इनका हुक्का पानी बंद करने की ज़रूरत है, बस सीधी बात है और इनको समझाना ज़रूरी है और इनको ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारे कारण ये ज़िंदा है, नहीं तो पाकिस्तान आर्मी ने इनकी क्या हालत की थी आपको भी मालूम है। तो एक तरह से मेरा मानना है कि इनको इनका हुक्का पानी बंद करना ज़रूरी है, सीधी बात है। होगा भारत का इन्फ्लुएंस, क्यों नहीं होगा भई? हमारे से सब कुछ लेते हो, हमारे से लाइन ऑफ क्रेडिट लेते हो, हमारे से सब कुछ आप ले रहे हो, आपका एक्जिस्टेंस हमारे ऊपर है, फिर हुँ। किस बात की चीज़ है? इतना ही है तो चाइना से सब कुछ ले लो ना। भारत से भीख क्यों माँगा आपने राइस के लिए? और अभी कॉटन के लिए क्यों भीख माँग रहे हो? हम ये दोनों देना बंद कर दें और पानी देना बंद कर दें तो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? हम क्या है इनको फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस दे चुके हैं। इनको इनकी औकात दिखानी ज़रूरत है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ज़रूरत तो है क्योंकि लगातार बांग्लादेश की तरफ से इस तरह की इरिटेट करने वाली पोकिंग जो है वो लगातार जारी है और शेख हसीना जो है वो भारत में है और मोहम्मद यूनुस जो है वो क्योंकि भारत की तरफ से उन्होंने सोचा था कि हम सत्ता में रहेंगे तो शायद भारत हमें एक्सेप्ट कर लेगा और भारत के साथ रिश्ते बहाल हो जाएँगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की भी बात करी थी लेकिन मोदी जी ने तो उनको घाँस नहीं डाली तो वो चाइना चले गए जहाँ पे वो एमओयूज़ साइन करके आए हैं 9। अब एक तरफ वो चाइना से दोस्तियाँ बढ़ा रहा है। क्या ये सारी चीज़ें क्योंकि बांग्लादेश की अगर हम बात करें अब तक तो बांग्लादेश का जो इंक्लिनेशन या पॉलिसी रही है भारत का मतलब इट्स लाइक अ बैकयार्ड मतलब हमारा ही हिस्सा था लेकिन मतलब ऐसे कोई ख़ास पड़ा नहीं चलो इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद भी।
लेकिन अब पूरी तरह से जिस तरह से मोहम्मद यूनुस भारत के विरुद्ध जा रहे हैं, उससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि डीप स्टेट का कुछ और उद्देश्य था इनको बैठाने का। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और उनको लाया गया, उसके पीछे के मकसद साफ नज़र आते हैं। सीधा मकसद है कि वो भारत और बांग्लादेश के अंदर वही स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में हुआ है। हुँ, यूक्रेन ने रशिया को फोर्स किया और लास्ट में रशिया को उनके ऊपर हमला करना पड़ा। हुँ, सीधी सी बात है मंबर जी, आप भी समझ लीजिए, ये लोग वही चाहते हैं और हमें इनके ट्रैप में नहीं फंसना है। अब इनको क्या है, इकोनॉमिकली इनको चोक किया जाए। इनको आप कुछ भी मत दीजिए, सीधा बोलिए आप चाइना से ले लीजिए ना। हम भी देखते हैं चाइना कितना देगा इनको, और हुँ। इनको पाकिस्तान कहाँ से भेजेगा वो भी हम देख लेते हैं। अपनी एयर स्पेस बंद कर पाकिस्तान के तो दीजिए। अपने खाने के दाने नहीं है, तो वो इनको क्या देंगे? हाँ, वही बता रहा हूँ ना, एक बार इनको थोड़ा-सा मज़ा चखाने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं, हफ्ते भर के लिए कर दीजिए। उनके उनके भिखारी भी बैन हो रहे हैं यूएई, सऊदी में। अभी बरोबर रिसेंटली। आपने बोला है। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी अभद्र भाषा यूज़ नहीं करता हूँ, पर जब मैं देखता हूँ ये लोग, बांग्लादेशी लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बोलते हैं, हुँ, जब कैसा भी है हम अपने प्राइम मिनिस्टर को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आई हैव द एब्सो राइट एंड यू हैव द राइट। उन लोगों को कोई राइट नहीं है, वो अभद्र भाषा यूज़ करते हैं, बोलते हैं चाय वाला है, हमारे नोबेल लॉरिएट के सामने कहाँ टिकेगा? हमारे चाय वाले ने तो इकोनॉमी को कहीं का कहीं लेके जा चुका है। और आपके नोबेल लॉरिएट ने आपकी देश की जीडीपी घटा दी है। अभी इनकी जीडीपी 4.5% हो गई है 6.3 से। और इनको भिखारी बना दिया, इंटरनेशनल भिखारी। हर जगह जाके भीख ही माँग रहा है, और क्या इसमें? इसमें क्या बड़ी बिल्कुल, इकोनॉमिक्स की बात सुनील है? जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि चाय वाली ने ही पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश को घुटनों पे लाके अरे! रख दिया है। ये है मुझे दम चाय वाले का। मैं और एक आपके चीज़ बता नोबेल laureates हैं, वो देखिए बेचारे चाइना पहुँच रहे हैं, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं कि कुछ तो दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दो। अरे अंबर जी, मुझे तो कभी-कभी कभी ऐसा लगता है शहबाज शरीफ बहुत ही जेन्युइन आदमी है, कम से कम बोल तो देता कि हमको भिखारी है। ये जी, तो आप सोचिए, वो तो इनसे तो बढ़िया लगता है। आज मुझे पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं बांग्लादेशी से कंपैरिज़न में। मतलब ये तो इनसे भी बढ़कर हो चुके हैं। आप ये देखिए कि ये बोलते हैं हमको आपसे इंटरनेट नहीं चाहिए, ठीक जी। है? हम आपको इंटरनेट की सेवा नहीं देंगे, तो हमारे से आप कॉटन क्यों ले रहे हो? मत लो हुँ, ना। इतना ही प्रॉब्लम है तो, भारत से इतना प्रॉब्लम है तो मत लो। बैठो आप हुँ, अपने यहाँ, इनके सारे जो बांग्लादेशी प्लेयर है आईपीएल में बैन कर दीजिए इनको। इनको हुँ, लीजिए ही मत। इनको टोटली बैन करके रखिए। बांग्लादेश की कोई आइटम इधर नहीं चलनी चाहिए। तब हुँ। इनको समझ में आ जाएगा। मैं तो हाँ, जैसे बिल्कुल आप ये बिल्कुल बढ़िया सुझाव है कि जैसे हमने पाकिस्तान के साथ है कि ना बांग्लादेश के पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में आएँगे, ना पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेला जाएगा। वैसे तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान के साथ तो कहीं पे भी कैसा भी कोई भी खेल में शामिल नहीं होना चाहिए। वैसा ही कुछ हमें बांग्लादेश के साथ भी वो सारी मुझे लगता है जो अभी तक पाकिस्तान के साथ पॉलिसी भारत ने अपनाई हुई थी, वही पॉलिसी सेम लागू करने की ज़रूरत है बांग्लादेश पे। क्योंकि बांग्लादेश ब भी पाकिस्तान से जो मौजूदा स्थिति में है और जिस तरह की लीडरशिप है, उसमें तो ऐसी ही कोई पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। बरोबर आपने बरोबर बोला है, हमें भी वही पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है और इनको इकोनॉमिकली चोक करिए, हमें कोई मिलिट्री एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। हमारा हुँ, इन्फ्लुएंस रहेगा, इनको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं है हुँ, तो इनको बोलिए सारा काम चाइना से करवा लें, ठीक है? और बा ज़रूरत से ज़्यादा अगर इतना ही है तो जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पे भारत में हैं, वो चले जाने को बोलिए ना, हमारे पास क्यों आते हो आप? आप जाके हुँ, चाइना जाके काम करो ना, आपको मालूम पड़ेगा कि चाइना में खाल उधेड़ देते हैं। काम करने आप ले जाएँगे, आपको बंधुआ मज़दूरी करने ले जाएँगे। और आपको मालूम है चाइना क्या करता है? मॉस्क को क्या टॉयलेट बना देता है, कुरान जला देता है। औरतों के साथ चाइनीज़ फ़ोर्सेस जाके ज़िंजियांग में उइगर मुस्लिम्स के साथ सोती है। उन लोगों को बंधुआ मज़दूर कराने के लिए कॉटन एक उनको जो ज़िंजियांग में उइगर मुस्लिम हैं, उन लोगों को बाँध के, उनको बंधुआ मज़दूर बना के, उनको कॉटन फील्ड्स में ही काम करवाया जाता है। आप ऐसा सोचिए, ऐसी तो हालत है इन लोगों की और ये हमें समझाने लगे। बिल्कुल, क्या समझाएँगे वैसे तो बात ये है कि चाइना के बारे में जो भी चाइना के कृत्य हैं उसकी जानकारी है, लेकिन जानबूझ के आँखें मूंदे रहते हैं क्योंकि इनको अभी जो अपनी कुर्सी है वो बचाने की ज़रूरत है। इमरान खान की अगर बात करें तो उइगर मुसलमानों पे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि
आई हैव नो आइडिया, उनको कुछ नहीं पता उइगर मुसलमानों के बारे में क्या हो रहा है। भारत का उन्हें चप्पा-चप्पा पता है। उन्होंने कहा था मैं भारत के बारे में एक-एक ये चीज़ ये जानता हूँ। हाँ, यही तो और डुप्लीसिटी अभी है। मोहम्मद यूनुस की बात करें, तो वो भी मुसलमानों के, क्योंकि कट्टरपंथ है, उनके पीछे सारी जितनी भी जमातें थी वो सब हैं। ये सब होने के बावजूद, या फिर और भी जो चाइना के वो दोस्त देश हैं, सऊदी है, ईरान है, सबसे अच्छी दोस्ती है। कभी हमने किसी की तरफ से उइगर मुसलमानों को लेकर कहीं पे कोई बात उठती भी नहीं देखी। हालाँकि अभी यूएन कन्वेंशन में उइगर मुसलमानों के जो उइगर कमेटी है, उन्होंने कांग्रेस कमेटी उन्होंने बात उठाई है। लेकिन ओआईसी में कभी बात नहीं हुई। कश्मीर को लेके तो ओआईसी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन कभी उइगर मुसलमानों को लेकर क्यों बात नहीं होती, जहाँ पर इस हद तक उनके साथ ज़ुल्म हो रहा है चाइना में? देखिए मेरे हिसाब से ये जो इनके रहनुमा हैं, नए रहनुमा शायद शी जिनपिंग बन चुके हैं और आप ये उधर जाके उन्हीं से खैरात में कुछ माँग रहे थे कि जी। आप हमको दे दीजिए, हमारा हमारा दाना-पानी निकल जाएगा। हुँ, और हुँ। एक चीज़ है कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है और इनका जो सोच है, वो मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ लोगों को, भारतीय दर्शकों को कि इनके ऊपर कोई भी आप इन पे दया मत करिए। ये आपको हुँ, लास्ट में चाकू मारने वाले हैं। सिंपल हुँ, सा बात है। इन अभी थोड़े दिन पहले आईएसआई के पाकिस्तान के आर्मी चीफ रंगपुर बॉर्डर जो चिकन नेक के पास है, उधर जाके उन्होंने विज़िट किया है। बताया हुँ, जाता है जमात वहाँ पे एक तरह से फ़ोर्स तैयार कर रही है, ताकि हुँ, भारत के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अटैक कर सके। हुँ, इन्होंने पूरा प्रोग्राम बना भी लिया है और हुँ, भारत ने भी कुछ दिन पहले वहाँ पे एक एक्सरसाइज़ की है, कि कैसे चिकन नेक को हम उसको एक्सपैंड कर सकें। और आपने हुँ, देखा कि कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो बोल ही दिया कि ये हुँ, इट्स ऑफेंसिव। और त्रिपुरा के एक नेता ने तो बोल ही दिया हम चिटागोंग पोर्ट ले लेते हैं, हमको डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। तो अब हुँ, आगे हम बात कि हमें बांग्लादेश को तोड़ना पड़ेगा। हमें आगे जाके चोक करने के बाद जब उधर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और जो पार्ट भारत के साथ मिलना चाहता है उसको अपने साथ मिला लेना चाहिए। मुझे तो हुँ। यही लगता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, और हालाँकि कई सारे सवाल और कई सारे डेवलपमेंट्स अपडेट्स चल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में अलग स्थिति, पाकिस्तान में अलग स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ हंगामा है और देश के अंदर वक़्त पे चर्चा चल रही है, जिसमें विपक्षी नेता भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि कब्रिस्तान और मस्जिद सब कुछ छीन ली जाएगी, हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसी कई सारी बहसें चल रही हैं, और आज राज्यसभा में बहस की शुरुआत हो चुकी है। वक़्त बिल को लेकर टैरिफ की भी खबर आई है। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जिसको लेकर विपक्ष की राजनीति संसद से ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेता भी इस पे टीवी पे लगातार बोल रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, वैसे तो इतनी अच्छी दोस्ती है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। बांग्लादेश के साथ, जो भारत के साथ अभी रिश्तों में उतार-चढ़ाव चल रहा है, उसको लेकर भी हालाँकि भारत की तरफ से कोई भी इस तरह की नीति नहीं अपनाई गई है कि कोई एक्सट्रीम कदम उठाया गया। भारत बहुत सोच समझ कर बांग्लादेश के साथ डील कर रहा है। चाइना की भी अगर बात करें, तो चाइना को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि भारत और चाइनीज़ वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर केक काट रहे हैं और वो हमारी ज़मीन हथिया रहे हैं और हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। तो ऐसी कई सारी बड़ी-बड़ी बातें फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर राहुल गांधी ने संसद में कही, और वही सारी बातें उनके नेता भी टीवी पर रिपीट कर रहे हैं डिबेट्स के दौरान। अब फ़ॉरेन पॉलिसी पे बहस को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से माँग उठाई जा रही है कि हमारे इस समय में बड़ी अच्छी, इंदिरा गांधी जी के समय में फ़ॉरेन पॉलिसी बेस्ट थी। अब जिस तरफ देश की पॉलिसी जा रही है, ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, तो फ़ॉरेन पॉलिसी पे बहस होनी चाहिए। अब ये कई सारे मुद्दे हैं बांग्लादेश को लेकर, जो हमने आज चर्चा की कि बांग्लादेश को लेकर भारत को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, उस सब के बीच में कि जिस तरफ बांग्लादेश लगातार भारत को पोक करने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो नॉर्थ ईस्ट में है, या फिर सेवन सिस्टर्स को वो देने की बात कर रहा है चाइना को। तो ऐसी कई सारी अब्रप्ट बातें बांग्लादेश की तरफ से की जा रही हैं, उस सब को लेकर, और जो वहाँ पर हिंदुओं के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, वो तो एक अलग ही मसला है, उसको लेकर भी भारत की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पे बात होनी चाहिए। और एक कड़े रूप में, कड़े सख्त लहजे में, जैसा कि अ,
पाकिस्तान को लेकर भी जयशंकर साहब ने कहा कि हम उस पर नज़र रखे हुए हैं, तो नज़र के साथ हम थोड़ा-सा रवैया भी सख्त उनके साथ रखें, सख्त कदम उठाएँ माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेकर, तो मुझे लगता है बेहतर होगा और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जो उनके साथ अभी रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है। जैसे कि पाकिस्तान ने कोई भी हमला किया, कुछ भी किया तो एक जवाबी सख्त कार्रवाई की गई। तो क्या वैसा ही कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है बांग्लादेश पॉलिसी में भी? ये हम देखेंगे कि क्या कुछ हो पाएगा। उमेश जी के साथ हमने चर्चा की। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद।